नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस PYQ सीरीज में। तो बिना समय व्यर्थ किए हम लोग एक बार फिर से आज उपस्थित हैं जीएसजी के एनालिसिस पोर्शन में, जहां पर सीजीएल में पूछे गए 9 सितंबर 2024 को जो शिफ्ट 2 का पेपर, वहां पर क्या जीएसजी के क्वेश्चंस थे उनको ना सिर्फ हम देखेंगे, हम लोग डिफिकल्टी स्तर पर भी चर्चा करेंगे और ऑब्वियस सी बात है कि आगे किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने है, वह कौन सी स्थिति है जिसे इक्टेरस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण आपकी त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला पड़ जाता है। विच कंडीशन ऑल्सो नोन एज इक्टेरस कॉजेज अ येलोइंग ऑफ योर स्किन एंड द व्हाइट्स ऑफ योर आईज। अब देखें, जब हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न की, तो ये बहुत ही रिलेटिवली इजी क्वेश्चन इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि ये जनरली अवेयरनेस रहती है, ये एक आम ऑब्जर्वेशन होता है। इनफैक्ट जब वो कहता है येलो और यहाँ पे जवाब आपको मिलता है पीलिया, तो पीलिया पीला यानी येलो। तो बच्चे कुल मिला के पीलिया यानी जॉन्डिस इस प्रश्न का सही जवाब है। हाँ, अगर उसने इनडेप्थ जाके ये पूछने का प्रयास किया होता कि भाई जॉन्डिस होता है किस वजह से, किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तब हम बोलते कि ठीक है मात्रा बढ़ जाती है बिलीरुबिन की। या बिलीरुबिन क्या होता है, तो जो आपके रेड ब्लड सेल होते हैं, जब ये जो रेड ब्लड सेल डैमेज हो जाते हैं यानी या ओल्ड होते हैं और जब वो ब्रेक डाउन होता है उनका, जब वो नष्ट हो जाते हैं, तब बिलीरुबिन सब्सटेंस की मात्रा बढ़ती है और उसी की वजह से हमको फिर ये पीलिया देखने को मिलता है डिसीज। तो ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था, आम अवेयरनेस, आईक्यू, कॉमन सेंस के आधार पे भी आप इसको बना सकते थे, एक जनरल अवेयरनेस वाली बात है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशंस इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड फॉर ग्रांटिंग विशेस? इस प्रश्न का सही जवाब, अगेन अगर आप जनरली इंडिया के बेसिक फेस्टिवल्स के बारे में भी जानते हैं तो भी ये बनेगा। इनफैक्ट कई बार न्यूज में छठ पूजा रहता है, तो बच्चे छठ पूजा बिहार, झारखंड, इसके अलावा आप देखो यूपी, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। नेपाल में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो नियर बाय हम लोग पूरा रीजन देख रहे हैं, इस रीजन में बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है और छठ पूजा में सूर्यदेव और उनकी जो पत्नी है उषा, उनको ही डेडिकेटेड ये फेस्टिवल होता है, जल अर्पण भी किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है, मैं इसको इजी क्वेश्चन ही बोलूंगा क्योंकि ये एक जनरल अवेयरनेस से बच्चा बना लेता है। चल, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सा रुद्र दमन का शिलालेख प्राचीन भारत का पहला शाही शिलालेख है जो शुद्ध संस्कृत में रचा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्र दमन हैपन टू बी द फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली इंडिया कंपोज्ड इन चेस्ट संस्कृत? अब डिफिकल्टी स्तर मॉडरेट है, ये बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि जब आप लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं यानी मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में बच्चे आप लोग एक वंश पढ़ते हो, शक वंश या साका वंश। अभी जो शक वंश या जो साका वंश है, साका डायनेस्टी है, इसके सबसे ग्रेटेस्ट रूलर का नाम है रुद्रदमन। और रुद्रदमन एक बार संस्कृत भाषा में एक शिलालेख रचित, तो संस्कृत भाषा में जो इनका एक शिलालेख जिसकी ये रचना करवाते हैं, तो वो मिला है गिरनार से। कहां बच्चे? तो गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो इसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, गिरनार इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। इस इंस्क्रिप्शन की सबसे खास बात पता है क्या है? ये पहली बार संस्कृत भाषा में किसी ने कोई चीज लिखवाई। आप बोलोगे सर इससे पहले क्या संस्कृत का इस्तेमाल नहीं हुआ? नहीं हुआ, लेकिन हम बोल रहे हैं संस्कृत में पत्थर पर पहली बार कुछ लिखवाया गया। स्टोन इंस्क्रिप्शन पहला है संस्कृत में, ठीक है। ऐसे तो वेद भी संस्कृत में जो इनसे पहले आए, लेकिन बात हो रही पत्थर पर लिखवाया गया पहला जो हमको इंस्क्रिप्शन मिलता है, वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या गिरनार इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का। और इस इंस्क्रिप्शन में रुद्रदमन ने ये लिखवाया है कि उनने सुदर्शन लेक रिपेयर करवाया। तो एक ये लेक के बारे में दिमाग में रखेंगे बच्चे, सुदर्शन लेक ये रिपेयर करवाया। और इनने ये भी लिखा कि मैं तो बस इसकी मरम्मत करवा रहा हूँ, रिपेयर करवा रहा हूँ क्योंकि ये डैमेज हो गया है। लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश मौर्योत्तर काल से ऑब्वियस सी बातें पहले आए। तो पहले कौन आए हैं? मौर्य। मौर्य लोगों में एक राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में आए कौन? मौर्योत्तर काल में शक वंश। तो रुद्रदमन ने लिखा है कि मुझसे बहुत साल पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य आए उनने इस लेक को कंस्ट्रक्ट करवाया, मैं सिर्फ मरम्मत कर रहा हूं, ठीक है। चल, तो ये हमने एक प्रश्न देख लिया। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार रेड हुई? तो बेटा जब हम बात करते हैं चटगांव शस्त्रागार लूट या रेड,
तो ये 1930 की एक घटना है, 1930 का एक इवेंट है और यहाँ पर सूर्यसेन मौजूद होते हैं। जो कौन होते हैं? सूर्यसेन रेवोल्यूशनरी लीडर होते हैं, क्रांतिकारी नेतृत्व प्रदान करते हैं। इनका जो संगठन होता है उसका नाम होता है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, शॉर्ट में हम लोग उसको बोल रहे हैं IRA। तो IRA के 65 युवा क्रांतिकारी जिनके लीडर है सूर्यसेन, ये मिलके चटगांव नाम की जगह पर लूट करने का प्लान करते हैं। तो ये बेसिकली एक ब्रिटिश आर्मरी थी, सरकारी एक आर्मरी थी, शस्त्रागार था जहां पे उनके शस्त्र रखे हुए थे। उद्देश्य बड़ा साफ है, आपको ये शस्त्र लूटने हैं। क्यों लूटने हैं? क्योंकि जब शस्त्र लूटेंगे, हथियार आएंगे, हथियार से आप अन्य जगहों पर क्रांतिकारी घटनाएं कर पाएंगे, ब्रिटिशों के मन में भय उत्पन्न करने के लिए हिंसक रास्ता अपनाएंगे जब आपके पास हथियार होंगे। तो ये उद्देश्य है। चटगांव कहां पर है? आज बांग्लादेश में है। लेकिन आप जानते हैं बच्चे, उस टाइम पर तो ऐसा कोई बांग्लादेश नाम की कोई जगह नहीं थी, उस टाइम पर तो ये इंडिया ही था। तो चटगांव, लेकिन आज बांग्लादेश में चिटागोंग नाम से भी आप इसको जानते हो इंग्लिश में। ठीक है, चल तो चटगांव, तो यहां पे जब ये लूट करने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, ये रूट को अंजाम देते हैं, तब बच्चे हम देखते हैं कि कई सारे ब्रिटिश अधिकारियों की यहां पर सूर्यसेन और इनके अन्य जो साथी हैं वो हत्या कर देते हैं। तो कई ब्रिटिशों की हत्या कर दी गई, उसके बाद शस्त्र लूट लिए गए और उसके बाद इनने ये प्रयास किया कि ब्रिटिश इन तक पहुंच नहीं पाए। उसके लिए इनने ब्रिज उड़ा दिए, टेलीफोन लाइनें, टेलीग्राफ लाइनें काट दी। लेकिन बेटा ज़मीन तो हटा नहीं सकते, तो ब्रिटिशों को आने में समय लगा, लेकिन ब्रिटिश पहुंच पाए और उसके बाद फिर इनको अरेस्ट किया गया आगे और बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर करके इनको मारा गया। सूर्यसेन साहब को मारने से पहले इनका एक एक नाखून खींच खींच के उखाड़ा गया, इनका एक एक सर का बाल खींच खींच के उखाड़ा गया, इनका एक एक दांत उखाड़ा गया। इतना टॉर्चर किया और तब भी इनको फांसी देने के बाद इनके मृत शरीर को दफनाया नहीं गया या जलाया नहीं गया ताकि कोई समाधि ना बने। इनके मृत शरीर को पानी में बहा दिया गया। ठीक है, चले तो यहाँ पे सही जवाब क्या है बच्चे? सूर्यसेन, एकदम राइट। हाँ, आइए आगे बात करें। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोविंद जी नर्तनालय मौजूद है? तो जब हम बात करते हैं बच्चे गोविंद जी नर्तनालय की, तो ये कहाँ मौजूद है? तो ये मौजूद है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। ये बेसिकली गोविंद जी नर्तनालय, आप नाम से ऐसा याद रखें, गोविंद, तो बेटा ये विष्णु जी का ही रूप है। ठीक है, तो ये विष्णु जी को ही डेडिकेटेड टेम्पल है। तो विष्णु जी को डेडिकेटेड टेम्पल है, मंदिर है गोविंद जी नर्तनालय, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ये मंदिर मौजूद है और हिंदुओं के लिए मणिपुर क्षेत्र में एक बड़ा और महत्वपूर्ण मंदिर है। चल आगे बात करते हैं, आगे देखें। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टंका का उपयोग किया जाता है? कुंड या टंका, तो बेटा यहाँ पे ज्योग्राफी से संबंधित एक प्रश्न हमको देखने को मिलता है। इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान। जब हम बात करते हैं कुंड या टंका, तो बेसिकली ये सर्कुलर अंडरग्राउंड टैंक होती है ना, तो गोलाकार और भूमिगत ये टैंक होती हैं जिनका उद्देश्य है कि जो पानी जमीन के नीचे है तो बच्चे उसको इकट्ठा यहाँ पे किया जाता है और फिर छोटी फैमिलीज इस पानी का प्रयोग पीने के लिए करती हैं। तो मुख्य रूप से आप देखते हो राजस्थान, लेकिन राजस्थान के अलावा गुजरात में भी हमको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे भी गुजरात ऑप्शन में नहीं, अगर होता और राजस्थान दोनों होते तब भी आप राजस्थान करते, क्योंकि ज्यादा बड़े स्तर पर टंका या कुंडा, ये जो है जो हमको नाम हम बोल रहे हैं ना, कुंड टंका, तो ये कहां पर देखने को मिलते हैं? ज्यादा स्तर पर राजस्थान में देखने को मिलते हैं। चल, ब्याज दर और धन की मांग में क्या संबंध है? तो ब्याज दर और धन की मांग यानी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। देखो इसका जो रिलेशनशिप है बड़ा सिंपल है, आपको बड़ा आसानी से समझ में भी आएगा, इनफैक्ट डे टू डे लाइफ में इसका उपयोग भी है। इस प्रश्न का सही जवाब है इनवर्स। क्या है बच्चे? इनवर्स, यानी हम बात करें व्युत्क्रम। ऐसा क्यों? देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बढ़ा तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि लोन महंगे हो गए। भाई अगर जैसे एक बैंक है, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, वो 10% की जगह 15% पर एजुकेशन लोन दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब कम बच्चे होंगे जो एजुकेशन लोन लेने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि अब पढ़ाई महंगी हो गई है। या कार लोन, अब कार उनके लिए महंगी हो गई, तो अब कम लोग होंगे क्योंकि अब महंगी हो गई। सिंपल है। जैसे आप देखते हो आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ा देता है, तो रेपो रेट कौन सा रेट है? जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन ले रहे हैं उस रेट को हम कह रहे हैं रेपो रेट, पैसा ले रहे हैं रेपो रेट। और फिर कमर्शियल बैंक आम लोगों को अब लोन देगा, तो अब जैसे
आर रेपो रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने। अगर रेपो रेट बढ़ा तो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से जो पैसा मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक जो लोगों को पैसा देंगे वो भी महंगे इंटरेस्ट रेट पर देंगे, तो लोग अब कम लेंगे पैसा। इसलिए जब रेपो रेट आरबीआई बढ़ाती है तो इससे कम लोन, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाता है, क्योंकि कम लोग पैसा लेंगे। लेकिन अभी हाल ही में हमको क्या देखने को मिल रहा है, आरबीआई ने लगातार 2 बार आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, यानी जब रेपो रेट कम हो गया तो इनको भी सस्ता मिलेगा कमर्शियल बैंक्स को, तो लोगों को भी सस्ते में मिलेगा, तो ज्यादातर लोग अब होंगे जो कि पैसा लेंगे। तो कुल मिला के इनवर्स रिलेशनशिप है बच्चे, है ना। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो डिमांड ऑफ मनी कम होगी, और इंटरेस्ट रेट घटा तो डिमांड ऑफ मनी बढ़ेगी, तो इनवर्स रिलेशनशिप है। चलिए, वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किन संगीतकारों की जोड़ी को सम्मानित किया गया। अब इस क्वेश्चन के लिए बहुत आयोग को क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, क्योंकि आप 2024 में 2020 वर्ष का एक पुरस्कार पूछ रहे हैं। हालांकि ये पुरस्कार मिला 2021 में, लेकिन फिर भी 3 साल पुराना तो तब भी हो गया। चले, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, जतिन ललित, सॉरी, इस प्रश्न का सही जवाब है आनंद मिलिंद, मैं माफी चाहूंगा, आनंद मिलिंद इस प्रश्न का सही जवाब है। ये म्यूजिक डुओ कंपोजर्स हैं, तो ये 2 लोगों का भाई पेयर है, ठीक है। लता मंगेशकर जो सम्मान है ये कौन सी सरकार देती है, मध्य प्रदेश सरकार ये अवार्ड देती है। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक लिस्ट भी रखी है, आप चाहो तो बच्चे यहाँ पे एक एडिशनल लिस्ट आपके लिए मौजूद है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद को 2020 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आनंद मिलिंद को 28 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर के जन्म स्थान पर प्रदान किया गया। मैं आपको बता देता हूं, तो के चित्रा इनको बेटा 2023 के लिए मिला, तो के चित्रा इनको 2023 के लिए मिला। लिस्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको नाम बता दिया। 2023 के लिए जो लता मंगेशकर सम्मान मिला है बच्चे, किसको मिला है, के चित्रा, तो के चित्रा इनको मिला है, कोई बात नहीं, तो यही नाम आपको दिमाग में रखना है, के चित्रा, तो इनको 2023 के लिए लता मंगेशकर सम्मान मिला है। देखो, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए यही कहूंगा कि भले ही एसएससी ने आपसे 2 साल 3 साल पहले के करंट अफेयर्स पूछे, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इतना पुराना करंट अफेयर्स पढ़ें। तो सर ये तो सही नहीं है, पेपर में आ सकता है। देखो, इसमें इन्वेस्टमेंट टू बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। आप सोचकर देखें कि आप अगर 2-3 साल पहले पुराने करंट अफेयर पढ़ने में जितना समय लगाएंगे, सोचो पूरे साल भर का आपको पढ़ना है, 2022-23 आप सोच रहे हो, फिर आपको 24 का तो पढ़ना है, 25 का तो पढ़ना है, तो आप सोचो 22-23 का आप पूरे साल भर का करंट अफेयर जितने समय में पढ़ेंगे, उतने में तो हो सकता है कि भाई आपका एक छोटा सब्जेक्ट निपट जाए, और वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। तो जो चीज सब क्वेश्चन बनाएंगे वो क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होना चाहिए, और हमें प्रयास करना है हम दूसरों से बेहतर करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट टू बेनिफिट रेशियो हमेशा दिमाग में रखना है। 2022-2023 के करंट अफेयर्स में अब भी पढ़ना रिकमेंड नहीं करूंगा, भले एक आध ऐसे प्रश्न आ जाएं, इससे डरना नहीं सर, लेकिन और भी शिफ्ट में आए, लेकिन आपको तो एक ही शिफ्ट में पेपर देना है, तो आपके लिए तो ऐसी संभावना एक ही बार है। मैं अगेन ये नहीं कहूंगा कि एक क्वेश्चन की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बच्चे उतने समय में ही आप अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट निपटाते हो तो वहां आपको ज्यादा नंबर आने की संभावना है ना। और दूसरी बात, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि आपने 2-3 साल पुराने करंट अफेयर पढ़ लिए तब भी आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो बन ही जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, इसलिए इन चीजों में ना ही उलझें तो बेहतर। चलो भाई आओ, आप प्रयास करें कि आपको एग्जाम से पहले, जो आपकी एग्जाम डेट है उसके पहले के एक मैक्सिमम 1.5 साल के करंट अफेयर करने बच्चे, बस। चल, तो यहां पे हमने इस पे चर्चा कर ली। अब देखो, 1307-8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ। सही जवाब है देवगिरी। तो बेटा देवगिरी महाराष्ट्र में है, अलाउद्दीन खिलजी का ये पहला दक्षिणी अभियान था। और हम देखते हैं कि दक्षिणी अभियानों में उनके कमांडर कौन थे, तो उनके एक गुलाम थे जिनका नाम था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तुमको दक्कन दक्षिण भारत में कई क्षेत्रों पर अटैक करना है। और सबसे ज्यादा पैसा किस क्षेत्र पर अटैक किया, देखो मैंने बोला सबसे पहले इनने अटैक किया जो दक्कन और दक्षिण क्षेत्र है वहां पर, देवगिरी महाराष्ट्र, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किस क्षेत्र पर अटैक करके प्राप्त किया, अगर ये कभी प्रश्न आए तो आपको दिमाग में रखना है क्या, मदुरई। तो बच्चे मदुरई, एक मदुरई राज्य था और जहां के हेड थे वीर पांड्या, सुंदर पांड्या। तो जब मलिक काफूर की सेना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना आई, मलिक काफूर ही कमांडर है, अलाउद्दीन खिलजी तो आए नहीं, लेकिन मलिक काफूर की जब सेना ने आक्रमण किया तब बेटा वीर पांड्या, सुंदर पांड्या ये लोग भाग गए। ऐसी स्थिति में मदुरई को बुरी तरीके से लूटा गया, मंदिर तोड़े गए, और यहां से सबसे ज्यादा धन प्राप्ति मलिक काफूर ने की। तो अगर सबसे ज्यादा कोई पूछे धन प्राप्ति अलाउद्दीन खिलजी के किस दक्कन दक्षिण अभियान, तब आप बोलोगे बच्चे क्या, तो आप जवाब दोगे मदुरई। और अगर क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले तो देवगिरी, ठीक है।
ओके इसी देवगिरी का आगे चल के नाम रख दिया जाएगा दौलताबाद। किसके द्वारा? तो एक सुल्तान होते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद आगे चल गई तो खिलजी वंश है। खिलजी वंश के बाद बेटा दिल्ली सल्तनत में अगर आपने पढ़ा, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो जो तीसरे नंबर पर तुगलक वंश आएगा वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे, जो देवगिरी का नाम चेंज करके क्या रख देंगे? तो देवगिरी का नाम बेटा चेंज करके रख देंगे दौलताबाद। दौलताबाद, कोई बात नहीं, दौलताबाद। ठीक है, चले चले भाई, तो दौलताबाद नाम रख देंगे। आइए आगे बढ़े, अगली चीज देखें। जब पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है, अब देखो जो भी साइंस के क्वेश्चन होंगे वो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चले तो हम लोग उनके सेक्शन में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जाता है? Which of the following can be represented as a functional unit of nature? Functional unit of nature कि मतलब एक ऐसी यूनिट है जहां पे हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ एक जगह पे रह रहे हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग जैसे आपका सॉइल हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक है, मृदा हो गई। इसके अलावा आपका पानी हो गया, सनलाइट हो गई, ठीक है, एयर हो गई। तो लिविंग और नॉन लिविंग एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो इसका सही जवाब है इकोसिस्टम। जैसे अगर मैं आपको ये बात बोलूं तो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम, जैसे मैं बोलूं आपको ओशियन इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया? तो देखो, ये जो वुमेन प्रीमियर लीग का एडिशन था 2023 में, ये फर्स्ट एडिशन था और जो पहला मैच था वो मुंबई में ही खेला गया था। और मुंबई इंडियंस की जो टीम थी, मुंबई इंडियंस वुमेन, वही बेटा पहला एडिशन जीती भी थी। तो पहला एडिशन कौन जीती थी? मुंबई इंडियंस की टीम जीती है। ये 2023 की बात हो रही है। अच्छा, और अभी हाल ही में जो 2025 का एडिशन है बेटा, वो भी मुंबई इंडियंस जीती है। तो ये दिमाग में रखना, फर्स्ट एडिशन भी मुंबई इंडियन ने जीता 2023, और 2025 का जो एडिशन है वो भी मुंबई इंडियन ने ही जीता। तो फर्स्ट एडिशन भी मुंबई इंडियन, 2025 का एडिशन भी मुंबई इंडियन। और जो महिला प्रीमियर लीग का जो पहला एडिशन था 2023 वाला, उसका जो पहला मैच था वो भी मुंबई में ही खेला गया था। ठीक है, मुंबई में इसको खेला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोलता है, अच्छा अगेन साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी के क्वेश्चंस भाई हम लोग बिल्कुल उनके उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो वो एक्सपर्ट फैकल्टी आपसे डील करेंगे। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी दर अधिकतम है? अब देखो, यानी फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात हो रही है और रूरल इंडिया में पूछता है, तो रूरल इंडिया में किस स्टेट का फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट मैक्सिमम है? अब देखो, इंडिया का ओवरऑल 2011 सेंसस के अनुसार इंडिया का फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट था 25% के आसपास। ये बात हो रही है ओवरऑल, है ना। रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया दोनों को अगर हम ले लें तो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था? 25%। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि रूरल इंडिया का वर्कफोर्स, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट अर्बन महिलाओं से ज्यादा है। यानी अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में तुलना करें तो रूरल एरियाज में ज्यादा महिलाएं हैं जो लेबर वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, मुख्य रूप से एग्रीकल्चर में लिप्त हैं, लेकिन हैं। तो रूरल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट अर्बन फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट से ज्यादा है। तो एक तो आपको ये फैक्ट दिमाग में रखना। और इंडिया का ओवरऑल चल कितना रहा बच्चे? 25% 2011 सेंसस के अनुसार। लेकिन अब यहां क्वेश्चन ने बोला कि 2011 के सेंसस के अनुसार रूरल इंडिया में किस राज्य का फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट हाईएस्ट है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, तो लगभग 47% का। बताइए, चले आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, आगे देखिए अगला क्या है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, यह छोटा छोटा थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आया था बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। मैं आपके लिए प्रयास करता हूं थोड़ा जूम इन कर दूं। ठीक है, थोड़ा जूम इन करते हैं बच्चे उसको, तो जूम इन कर देंगे इसको हम लोग। हाँ ठीक, आइए देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा ना डाले या
उसे नुकसान ना पहुंचाए और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस उद्देश्य के लिए राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत होते। वैसे इतना अगर आप नहीं भी पढ़ोगे पूरा, लेकिन जो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट बोली कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड सो एज टू नॉट इंपीड और प्रेजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। मतलब यहां पर क्या बात हो रही है, सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात हो रही है और सेंटर स्टेट रिलेशंस देखता है पार्ट 11 और पार्ट 11 में ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये आर्टिकल 257 में मौजूद है। तो पार्ट 11 बच्चे क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशंस है ना। अगर मैं बोलूं रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट तो संबंध, केंद्र राज्य संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो बेटा ये पार्ट 11 में, वहीं पर 257 है और यहां पर ये क्या बोलना चाह रहा है आर्टिकल कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, यानी इस प्रकार से राज्य और केंद्र काम करें कि भाई राज्य केंद्र के किसी भी एग्जीक्यूटिव पावर में उल्लंघन बाधा ना बने। चल तो ये एकदम सही जवाब। आइए अब हम लोग इसको नॉर्मल कर देते। हाँ बिल्कुल, ये हमने प्रश्न का जवाब देख लिया, बिल्कुल सर। आगे देखें अगली चीज आपसे क्या बोलती है। अगली चीज बोलती है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है। तो बेटा इनमें से कौन सा डीपीएसपी के बारे में सही नहीं है। वे सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, वे न्याय संगत प्रकृति के हैं। अब देखो बोला है कौन सा सही नहीं है। अगर आपने बेसिक ऊपर ऊपर से सिर्फ डीपीएसपी पढ़ा तब भी आप बता दोगे कि दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, यही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो जस्टिसिएबल नहीं होते। बाकी तो ठीक है, सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, सरकार के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी है, सही है। लेकिन जो जस्टिसिएबल इन नेचर वाली बात है ये गलत है क्योंकि अब देखो डीपीएसपी में एक लॉन्ग टर्म विजन दिया है सरकारों को कि जब भी कोई कानून बनाए सरकार तो ये प्रयास करे कि डीपीएसपी के प्रावधान पालन हो, उसको पूरा करने का प्रयास करें। लेकिन संविधान बनाने वाले ये बात समझते थे कि ये कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनको पूरा करने में कई वर्ष लगेंगे क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक डीपीएसपी कहता है कि सभी की वेजेस जो तनख्वाहें हैं वो बराबर हो, महिलाओं पुरुषों की। लेकिन यहां पर हम अगर देखें कि कुछ महिला, कहीं कोई महिला को कम पैसे मिल रहे हैं सेम काम के लिए, तो बेटा वहां पे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती अभी कि मुझे बराबर पेमेंट मिलना चाहिए। या मान लो एक डीपीएसपी कह रहा है कि सभी को एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड सरकार इंश्योर करे, कि सरकार सभी को जीवन यापन के पर्याप्त संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करे। लेकिन अब मान लो कि कहीं कोई व्यक्ति जो गरीब है और उसके पास कम पैसा है और मान लो कहीं किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो आप डीपीएसपी उल्लंघन हुआ ऐसा कहते हुए कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि हमारे संविधान बनाने वाले इस बात को समझे हैं कि भाई ये डीपीएसपी को पूरा करने में कई वर्ष लगेंगे। भारत की उस समय की स्थिति और आज की स्थिति को देखते हुए भी ये धीरे धीरे चीजें हासिल होंगी और एकदम से हासिल नहीं होने वाली, इसलिए ये जस्टिसिएबल नहीं रखे गए हैं। ठीक है, चले आगे। 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। इन 2021 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड द पीएम ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। तो बच्चे इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, तो हम देखते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजा घनश्याम दास जी के पुत्र, ठीक है, और इनके ही नाम पर ही उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी, और खुद पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, खुद पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह साहब हैं ये आपके फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी रहे, सोशल रिफॉर्मर भी रहे, इसके अलावा समाज सुधारक रहे, जर्नलिस्ट भी रहे हैं। तो इनने कई सारे काम किए, इसलिए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या यह कृषि में खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए नई रणनीति है? हाँ। यह वन के हिस्से को बढ़ाने की रणनीति है? नहीं। यह सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग? ओहो। तो यह केवल हर्बल उत्पाद। तो बेटा कुल मिलाकर ये क्वेश्चन भी एक्सट्रीमली इजी है कि मतलब कोई स्कूल लेवल का बच्चा भी आपको बता दे कि सही बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखो इसको रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्रांति क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले हम देखते हैं कि भारत इंपोर्टर था, आयातक था, किसका? खाद्यान्न का, फूड ग्रेन्स का। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम लोग एक्सपोर्टर या निर्यातक बन गए फूड ग्रेन्स के। तो अब आप सोचो ये
कितना बड़ा अमूलचूल परिवर्तन या फंडामेंटल चेंज है कि नहीं है, इसलिए रेवोल्यूशन बोलते हैं। रेवोल्यूशन तब बोलते हैं जब परिस्थितियों में फंडामेंटल चेंज आ गया, वो क्रांति तब कह रहे हैं हम उसको, तो क्रांति है ही। ठीक है, 1960s के दशक में इसको शुरू किया गया, लेट 1960s में इंदिरा गांधी जी को श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने शुरू किया। चलो, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS सुब्रमण्यम साहब को बोला जाता है। चलो भाई आओ आगे की बात करें हम लोग, हाँ MS स्वामीनाथन, सॉरी। चले आगे की बात देखते हैं। ग्रीष्म काल के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत पर पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर चलती है? अब ये क्वेश्चन IQ से बनने वाला क्वेश्चन था, ये दिखने में टफ है, ये क्वेश्चन टफ नहीं था। क्या बोला, एट व्हाट लैटिट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर द पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ? अब आप देखो, अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो हमने बोला कि भाई, जैसे हमने बोल दिया कि ये इंडिया है, ठीक है, हमने बोल दिया इंडिया। अब आप जानते हो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड तो बच्चे इंडिया के साउथ से पास करता है, मतलब इंडिया को टच तो नहीं करता, इंडिया के नीचे ही है वो। अब आपको मालूम है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर मौजूद है। सोच के देखें, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे मौजूद है और ये इंडिया से पास करता है। अब क्वेश्चन ने बोला पेनिनसुलर इंडिया पे एक हवा चल रही है, तो इनमें से कौन सा लैटिट्यूड उसका होगा? अब आप खुद सोचो बेटा, पेनिनसुलर इंडिया यानी ये वाला भाग है, सही बात है, प्रायद्वीपीय भारत ये वाला भाग है। अब कोई भी जो हवा चलेगी तो वो 0 से 23 डिग्री के बीच वाली हवा ही होगी, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया पे चलना है तो भाई इसी लैटिट्यूड पे वाली कोई ना कोई लाइन पे आप हवा चलवाओगे ना। तो अब यहाँ पे 0 से 23 डिग्री के बीच में कौन सा ऑप्शन है? क्या 24 डिग्री है? नहीं। क्या 30 है? नहीं। क्या 14 है? हाँ। क्या 28 है? नहीं। तो अब आप खुद सोचो बच्चे, जो बाकी जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मिल रहे हैं वो 23 डिग्री के ऊपर वाले हैं, तो पेनिनसुलर इंडिया तो वहां है ही नहीं। तो यहाँ पे आप IQ से भी बना सकते थे कि इस प्रश्न का जवाब क्या है, 14 डिग्रीज नॉर्थ, और ऐसे ही बनाना भी था। और इस स्ट्रीम को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, है ना, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो तेज, क्या बोलेंगे, TEJ, है ना, तो तेज बोलेंगे। ओके सर, चल आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया था? तो सही जवाब है 1781 में। अ मदरसा वॉज ओपनड इन कोलकाता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। तो एक मदरसा खोला गया कब? 1781 में। अच्छा, उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे बेटा, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की बात करें, जो उनका समय अवधि है 1772 से 1785, ठीक है। तो 1772 से 1785 और 1781 में इन्होंने मदरसा खोला। उद्देश्य क्या है? इस्लामी कानून की जानकारी ब्रिटिश प्रशासन में इस्तेमाल में लेना। क्योंकि देखो, क्योंकि कई सारे मुसलमान हैं उस टाइम पे इंडिया में, और इसलिए ब्रिटिश चाहते हैं कि भाई इस्लामिक लॉ समझेंगे तभी तो मुसलमान जनता को हम मैनेज कर पाएंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन को प्रशासित कर पाएंगे। इसलिए हमको चाहिए ऐसे लोग जिनको इस्लामिक कानून की जानकारी हो। इसलिए मदरसास खोले गए ताकि कई लोगों को इस्लामिक कानून का ज्ञाता बनाया जा सके और फिर उनके ही माध्यम से फिर मुस्लिम पॉपुलेशन को प्रशासित किया जा सके। 1781 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। चले फिर बोलता है प्रश्न, 1952 में निम्नलिखित में से किसने अमर भूपाली फिल्म के लिए अपनी आवाज दी थी, जो 2 भाषाओं में एक साथ बनाई जा रही थी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गाया था? तो इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से हम टफ कैटेगरी में रखेंगे। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अभी मैंने आपको ऐसे 2 क्वेश्चन बता दिए, जैसे एक आनंद मिलिंद वाला 2020 में, जो नहीं बोला वर्ष 2020 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार, तो बेटा एक वो बहुत टफ था क्योंकि क्वेश्चन 2024 में आप पूछ रहे हो तब का। और यहाँ पे ये भी टफ क्वेश्चन है क्योंकि आप देखो 1952 में किसने अपनी आवाज दी थी अमर भूपाली के लिए, जो 2 लैंग्वेजेस में साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस की गई मूवी थी, और इनने बंगाली और मराठी दोनों ही भाषाओं में गाया। सही जवाब है मन्ना डे। तो जो मन्ना डे है मेल प्रोफेशनल सिंगर और क्लासिकल सिंगिंग भी करते थे, इसके अलावा फोक सिंगिंग ये भी करते थे, बहुत ही बड़े उस समय के अपने सिंगर थे। ठीक है, चले अपने समय के बड़े सिंगर। आओ आगे बात करें। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने 2022 में अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मसौदा नीति बनाई, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाना है? गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स क्रिएटेड अ ड्राफ्ट पॉलिसी इन 2022 फॉर सीनियर सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 41 विच एम्स टू फॉर्म अ डायरेक्टोरेट फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स? अब देखो आर्टिकल 41 की बात करता है। आप जानते हो कि 36 से 51 क्या है बच्चे? तो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ
स्टेट पॉलिसी। और वहां उसी के अंतर्गत इनने क्या किया कि जो सीनियर लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन, उनको अक्सर समाज आइसोलेट कर देता है, त्याग देता है। तो तमिलनाडु सरकार ने बोला कि हम ऐसे ओल्ड एज होम्स को अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे, और फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे और इन लोगों को अवेयर करेंगे कि आप मिलने आइए सीनियर सिटीजन से, उनको अच्छा लगेगा। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको फील गुड होगा, एक शब्द होता है ना फील गुड, कि आपको जीवन में अच्छा फील करना है, संतुष्टि प्राप्त करनी है, तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि भाई आप लोग यहाँ पर आइए, बूढ़े लोगों से मिलिए, बूढ़े लोग भी बहुत खुश होंगे आपसे मिलके। चल, तो कुल मिला के ये पॉलिसी है और अडॉप्ट करेगी तमिलनाडु सरकार, तो पूरा खर्चा भी उठाएगी। चल, सही जवाब। भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, उत्तर और उत्तर पश्चिम, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज? बिल्कुल सही है। अब जब हम बात करते हैं लू की, तो बेटा ये डेजर्ट रीजन से शुरू होती है, जैसे थार डेजर्ट हो गया, या बलोच डेजर्ट्स हो गए, तो बलोच डेजर्ट हो गए, या ईरानियन डेजर्ट हो गए, तो यहाँ से ये गर्म हवाएं चलती हैं। तो ये हॉट एंड ड्राई विंड्स हैं। तो ये हॉट तो है ही, लेकिन साथ साथ क्या बेटा, ड्राई, यानी ये गर्म और शुष्क हवाएं हैं, और जिनसे तापमान ये 45 से 50 डिग्री तक का बढ़ा देती है। सोचो, तापमान बढ़ा देती है, और ये फेटल भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है, लंबा एक्सपोजर हो गया तो। और मई जून के महीने में हमको लगभग ये देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी आप इनके बारे में सुने तो हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 कब पेश किया गया था? अब ये अगेन क्वेश्चन टफ है, क्योंकि किसी भी बच्चे को डेट याद नहीं रहती है। अच्छा, दूसरी बात, ये कब पेश किया गया? 30 नवंबर 2021। अब आप सोचो, 2024 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस बिल का कि जो 2021 में पेश किया गया, वो भी पूछी जा रही है डेट कि कब पेश किया, यानी अल्ट्रा टफ क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। और मैं मानता हूं कि भाई बहुत ही रेयर बात होगी कि किसी बच्चे ने इसका बिना तुक्के के, जिसको मालूम हो, तो बहुत बड़ी बात है किसी ने तक कोई चीज दिमाग में रखी हो। लेकिन मैं फिर रिकमेंड करूंगा, इतना डेप्थ में करंट अफेयर्स ना पढ़ें। ये वो चीजें हैं जो सब छोड़ते हैं। अगर सब छोड़ते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बाहर हो जाते हैं कट ऑफ की रेस से। सब छोड़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है, और ऐसा नहीं सोचना है कि अब मैं 3 साल के करंट अफेयर पढ़ूंगा, जरूरत नहीं। आप 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स ही पढ़ें। ऐसा ट्रेंड कभी कभार ऐसा हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं हर बार पेपर में ऐसा होगा, और अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तब भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो 30 नवंबर 2021 में अब एक बिल रखा गया कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, उनके जो जजेस की जो सर्विस कंडीशन है, सैलरीज है, उनको रिवाइज करने की बात थी कि भाई वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान जो खर्चे हैं, उसके आधार पर रिवाइज करें। ठीक है, बढ़ाएं। चल आगे बढ़ते हैं। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? कांस्य पदक यानी आपका ब्रॉन्ज मेडल। तो सही जवाब है लंदन ओलंपिक 2012। तो देखो, ये तो चीजें वैसे भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ओलंपिक्स बड़ा ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। पेरिस ओलंपिक्स की बात करें हम लोग, तो पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने 6 ओलंपिक मेडल जीते, 6 ओलंपिक मेडल जीते, जिसमें 1 सिल्वर था और जो 5 मेडल थे, है ना, वो ब्रॉन्ज मेडल थे। तो टोटल 6 मेडल जीते। जो 1 सिल्वर मेडल था वो नीरज चोपड़ा साहब के माध्यम से आया, जो जेवलिन थ्रो से संबंधित। आपको याद होगा अरशद नदीम पाकिस्तान के वो गोल्ड ले गए थे, ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था, और नीरज चोपड़ा साहब सिल्वर मेडल। तो बेटा ओलंपिक बड़ा ही एक ट्रेंडिंग चीज होता है, और जो लोगों ने मेडल जीते हैं उनका नाम अक्सर पूछा जाता है। तो ये आप कहोगे मॉडरेट स्तर का क्वेश्चन, इसको आप टफ नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से आना है। चलो, अब मुझे आशा है कि भाई आपको ये जो हमारा PYQ सीरीज है अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन समझ के, चीज़ों को जान के और एनालिसिस करके कि भाई कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और लेवल क्या है। तो मॉडरेट भी कुछ क्वेश्चन आए, कुछ टफ भी आए हैं, कुछ ईजी भी आए हैं, और इसलिए अगर आप अपना सिलेबस अच्छे से पूरा करेंगे, करंट अफेयर्स 1-1.5 साल का करके जाएंगे, सिलेबस अच्छे से पूरा कर लिया, करंट अफेयर्स कर लिया, PYQ लगा लिए, मॉक लगा लिए, तो आपको निश्चित रूप से बहुत आसानी होगी इन पेपर को देने में। कई बार जब कोई क्वेश्चन नहीं बने तो ये नहीं सोचना है मुझसे नहीं बन रहा, हो सकता है सबसे नहीं बन रहा हो। अगर आपने अपनी मेहनत अच्छे से की है तो आपको उस पर भरोसा रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई डीमोटिवेट एग्जाम में हो जाना है कि लो मुझसे 10 में से 5 क्वेश्चन नहीं बने। हो सकता है दूसरे लोगों से 10 में से 7 क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपसे तो बस 5 नहीं बने, तो आप बेहतर थे, लेकिन आप 5 नहीं बने वहीं डिमोटिवेट हो गए। ऐसा नहीं, अपनी तैयारी पर विश्वास रखें, पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, हमें बताएं हम आपको और बेहतर कैसे पढ़ा सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।